हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। सभी को शुभ प्रभात, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सोच रहे होगे आज मैडम सुबह सुबह, जी हाँ आज दिन की शुरुआत मैं करूंगी आपकी। इतने दिन से आप मेरे से कह रहे थे एक टॉपिक के बारे में कि मैम इस टॉपिक को आप चर्चा करिए, इस पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। हम चाहते हैं कि इस चीज को आप अपने तरीके से समझाओ। तो कहीं ना कहीं कल परसों में मैंने एक पोस्ट देखी राहुल गांधी जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि यार क्यों ना इसको फिर एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी जी द्वारा देश के LGBTQ समुदाय का समर्थन करते हुए उनको देश में समाज में सम्मान के साथ रहने के लिए और उनको देश में सम्मान देने के लिए लोगों से कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए इतने बड़े राजनेता द्वारा उनके समर्थन में उतरने के लिए ये बात लाइमलाइट में आई। तो उनका ये ट्वीट काफी फेमस हुआ। फिलहाल ये सारी बातें अभी क्यों, आज इस समय ऐसा क्या हो गया कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा? तो मेरी बात समझिएगा, इस टाइम समय चल रहा है प्राइड मंथ का। क्या होता है प्राइड मंथ? तो दोस्तों मेरे पीछे जैसा कि आप एक रंग बिरंगा, आप मेरे पीछे दोस्तों की जैसा कि एक रंग बिरंगा ये पीछे बैनर देख पा रहे होगे, ये किसको प्रतीत करता है? ये हमारे देश के या वर्ल्ड लेवल पे जो समुदाय आता है जिसको हम बोलते हैं LGBTQ, लेस्बियन, गे, देखिए लेस्बियन, ये देखिए लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, और क्यू का मतलब होता है क्वेर। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आज इन सारी चीजों पे हम खुलकर चर्चा करेंगे। समय ना वेस्ट करते हो, अभी इतना समझिए कि हर साल जो जून का महीना होता है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तौर पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे किनके लिए? LGBT समुदाय के लिए, अभिमान के लिए, इनके अभिमान के लिए अथवा सम्मान के लिए ये पूरा महीना प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है ये? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इससे पहले आप कुछ पिक्चरों को देखें, समझें और इन चेहरों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपने अगर इस तरीके की परेड निकलती हुई पिक्चर्स या फिर कहीं पर आपने फोटोज या वीडियोस देखी हैं, तो ये सतरंगी झंडों के साथ, यस, रेनबो कलर जो कि इनका ध्वज माना गया है, रेनबो कलर के साथ ये जो समुदाय है ये हर देश का LGBTQ वर्ग होगा। जी हाँ, देखिए इस तरीके से। पहले मैं चाहूंगी कि इन पिक्चरों को आप देखें। जी हाँ, हंसते मुस्कुराते ये चेहरे कहीं ना कहीं अपने अभिमान, अपने समाज में एग्जिस्टेंस, अपने शौर्य को, अपने कहीं ना कहीं अपने सम्मान को अच्छे से प्रकट कर रहे हैं। हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि LGBTQ का मतलब क्या होता है। LGBTQ का मतलब क्या होता है? LBGTQ, आशा करती हूं आप सभी ने इसकी फुल फॉर्म तो सुनी होगी कि लेस्बियन, गे, बी का मतलब हुआ बाइसेक्सुअल, टी का मतलब हुआ ट्रांसजेंडर, ठीक है, और क्यू का मतलब हुआ क्वेर। दोस्तों हमारे समाज में कहीं ना कहीं उन रिश्तों को कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नॉर्मल रिलेशनशिप के तौर पे देखा जाता है, जहां पर एक स्त्री एक पुरुष के साथ क्या करती है? अपने जीवन की शुरुआत करती है। नॉर्मली जब हम सुनते हैं कि एक लड़का और एक लड़की ने शादी की है या एक स्त्री और एक पुरुष ने शादी की है, तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल बात होती है। इसको बोलते हैं हेट्रो रिलेशनशिप या हेट्रोसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हैं? हेट्रोसेक्सुअलिटी, ठीक है, विषम लैंगिकता कह सकते हो। तो हम लोगों ने अगर हम बात करें, हम नॉर्मली एक जो समाज की अवधारणा है उनके अनुसार वो एक साधारण वही एक रिलेशनशिप का सही तरीका है। लेकिन आज हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारी चीजें होमोसेक्सुअलिटी में भी आती हैं। क्या होता है? जैसे लेस्बियन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियंस की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है दोस्तों? जब कहीं ना कहीं समाज में जब कोई दो महिलाएं आपस में स्वेच्छा से कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करके और अपनी वैवाहिक जीवन को एंजॉय करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद को कंफर्टेबल फील करती हैं और वो उसी में खुश होती हैं, तो एक महिला द्वारा एक महिला मित्र के साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल संबंध में ज्यादा कंफर्टेबल फील करना, बल्कि इस बात के कि वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लेस्बियन में काउंट किया जाता है। यहां पर मैं फीमेल के लिए एफ यूज करूंगी, ठीक है? तो एक फीमेल का फीमेल के साथ, महिला का महिला मित्र के साथ
जीवन का सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट करना, ये लेस्बियंस कहलाती हैं। गे क्या कहलाते हैं? जब कोई दो बॉयज आपस में, या यहां पर मैं मेल पर्सन को एम से डिनोट करूंगी, जब कोई मेल पर्सन किसी मेल पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करके ज्यादा कंफर्टेबल हो, ना कि किसी महिला के साथ, तो ऐसे समझो ये दोनों होमोसेक्सुअलिटीज में काउंट होते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि जब कोई मेल पर्सन एक अपने मेल मतलब अपने एक पुरुष मित्र के साथ और एक अपनी महिला मित्र के साथ, दोनों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करके कंफर्टेबल हो, और उतना ही कंफर्टेबल हो जितना एक मेल अपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आम भाषा में बात करें कि किसी एक पुरुष की पत्नी, और उतना ही ऐसे समझ लो कि पति, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे समझिए कि अगर कोई मेल पर्सन एक मेल और फीमेल दोनों के साथ कंफर्टेबल है तो ये बाइसेक्सुअल में काउंट होता है। बाइसेक्सुअल में काउंट होता है। ये सिर्फ मेल के साथ नहीं होगा, ये फीमेल के साथ भी होगा। यदि कोई फीमेल लड़की कहीं ना कहीं अपनी फीमेल फ्रेंड, उसकी सहेली और उसके कहीं ना कहीं सहेला, मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं अपनी फीमेल फ्रेंड और मेल फ्रेंड दोनों के साथ कहीं ना कहीं, तो ये भी बाइसेक्सुअल गर्ल कहलाएगी। मेल बाइसेक्सुअल और ये फीमेल बाइसेक्सुअल, ये भी लड़का लड़की दोनों के संग संबंध बना के कंफर्टेबल हैं और उतने ही कंफर्टेबल हैं इक्वली, और ये भी। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। पहले ट्रांस वर्ड को समझो। ट्रांसजेंडर में क्या होता है? ऐसे समझो कि आपके सामने कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कि देखने में साड़ी पहने या सूट पहने, कोई ऐसी महिला जो कि अपने पहनावे से, अपने बोलचाल की भाषा से या अपने कहीं ना कहीं नॉर्मली वो एक महिला प्रतीत हो, लेकिन उसके अंदर उसकी कुछ शारीरिक कदकाठी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आवाज में बहुत ज्यादा वजन होना, उनकी चॉइसेस जो हैं वो काफी हद तक मेल से मैच करना, कहीं ना कहीं एक ही शरीर में जब दो रूप दिखें, आप ऐसे समझो, तो ये क्या कहलाता है, जिसको हमारे समाज में किन्नर समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रांस में काउंट होते हैं। जैसे कोई पुरुष है और उसके अंदर कहने के लिए उसको घर वाले पैंट शर्ट पहना रहे हैं, उसको बॉय की तरह रखते हैं, क्योंकि उसके जननांग जो हैं, शुरू से बच्चा पैदा हुआ वो देखने में घर वालों को सबको लड़का लगा, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे किशोरावस्था तक पहुंचा और बड़ा हुआ तो उसकी चॉइस, उसकी हॉबीज कहीं ना कहीं किससे मैच कर रही हूँ। उसको लड़कों के संग खेलने में मजा नहीं आता है, उसको गर्ल्स के संग अच्छा लगता है, गुड़ियां खेलना अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रांसजेंडर में काउंट होते हैं। तो वो लड़का है लेकिन उसको लड़कियां मतलब लड़कियों की तरह उसकी एक्टिविटीज हैं, फीमेल्स की तरह एक्टिविटीज हैं, तो ये क्या होगा, ये ट्रांस फीमेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रांस फीमेल। और इसी तरीके से अगर कोई लड़की है लेकिन उसे लड़कियों के संग मजा नहीं आता, वो बॉयज की तरह शर्ट वगैरह पैंट पहनना, छोटे छोटे बाल रखना और मोटरसाइकिल पे घूमना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रांस मेल पर्सन है, ये ट्रांस मेल पर्सन है। अभी समझिए ये सारी क्या होती है, फिर हम बताएंगे होता क्यों है ऐसा। क्वेयर क्या होता है? इन सभी के समुदाय को, जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, एक ऐसा समुदाय जो हेट्रोसेक्सुअलिटी से, हेट्रोसेक्सुअलिटी जो नॉर्मली होता है पति पत्नी, एक मेल और फीमेल, उससे हटकर जब ये समुदाय सामूहिक रूप से इसकी बात की जाती है तो दोस्तों इसको हम क्वेयर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? क्वेयर। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसी फीलिंग आती है किसी लड़के को कि उसके अंदर कहीं लड़की छुपी हुई है, या किसी लड़की को या उसके अंदर एक पुरुष या लड़का छुपा हुआ है। ध्यान से सुनो दोस्तों, जब किसी, हमने बायो में आपसे डिस्कस किया था, हालांकि आज मैं कम से कम अवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करूंगी, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उनको, जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उसको XY में काउंट किया जाता है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स इंग्लिश में बोलें तो। और इसी तरीके से जो माँ के गुणसूत्र होते हैं उनको XX में काउंट किया जाता है। इसी तरीके से इधर सुनो, 23 जोड़ा गुणसूत्र पापा के होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र मम्मी के होते हैं। जब नई संतान की उत्पत्ति हो रही होती है, महिला के कोख में पहली सेल पनप रही होती है, जिसे बायो की लैंग्वेज में जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। उस टाइम जो नए बच्चे के, अगर सपोज ये लड़का है तो आप ऐसे समझो 23 जोड़ा मतलब 23 में से आधा इनसे गुणसूत्र मिले हैं और आधे इनसे मिले हैं और नया बना है। और इसी तरीके से अगर लड़की है तो इसी तरीके से आधे आधे, कहने का मतलब आधे आधे गुणसूत्र की शेयरिंग होती है। अब मेरी बात समझिएगा दोस्तों, जहां पर XY क्रोमोसोम फाइनली बन के तैयार हुआ तो हमने कहा बॉय हुआ है,
जब एक्स एक्स क्रोमोसोम बन के तैयार हुआ तो हमने कहा घर में बच्ची आने वाली है। हमेशा ध्यान रखिए, जब माँ के पेट में एक्स वाई क्रोमोसोम फाइनली जाइगोट में बन गया होता है, तब मेरी बात समझिएगा कि एक्स वाई क्रोमोसोम में ये जो वाई क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर SRY जीन होता है। मेरी बात समझिएगा, SRY जीन होता है। ये SRY जीन ही उस बच्चे की बॉडी में कहीं ना कहीं मेल जेनेटिक ऑर्गन्स, जिसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया आम भाषा में बोलें तो पुरुष जननांग, जैसे वृषण जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस वगैरह, बनने के लिए हमारे शरीर को, मतलब उस बच्चे के शरीर को सूचना देता है। तो याद रखिएगा कि XY क्रोमोसोम जब फाइनली ये जो बना कि ये लड़का ये जो सेल बनी है ये XY क्रोमोसोम वाली आई है, ये लड़का है, तो XY क्रोमोसोम में समय धीरे धीरे ग्रोथ करते करते Y पे जो प्रेजेंट सॉरी जीन इसको बोल देते हैं अक्सर डॉक्टर आम भाषा में, SRY जीन, ये कहीं ना कहीं मेल जेनेटिक ऑर्गन बनने के लिए शरीर को ऑर्डर देता है और क्या बनते हैं, टेस्टिस बनते हैं, या जिसको वृषण बोल देते हैं। और यही आगे चलकर शुक्राणु या जिसको बोलते हैं स्पर्म्स कहीं ना कहीं बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये SRY जीन नहीं है, ये कब नहीं होगा, जब लड़की होगी। ये नॉर्मल सिचुएशन अभी मैं बता रही हूं कि लड़का बनता कैसे है। तो XY में Y के ऊपर SRY जीन, ये कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ द मेल पर्सन बनाता है। लेकिन अगर ये XY नहीं है, नॉर्मल XX है, तो SRY जीन ही नहीं होता है। XX क्रोमोसोम में, मतलब जब लड़की बन रही होती है तो इसमें SRY जीन नहीं होता है, और ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल जो कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, और नॉर्मली फिर धीरे धीरे ओवरीज, मतलब अंड के लिए अंडकोश बनना लड़कियों के लिए है ना, ओवरीज बननी शुरू हो जाती हैं। क्या बननी शुरू हो जाती है, ओवरीज बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन गड़बड़ कब होती है, गड़बड़ तब होती है कि जब कहीं ना कहीं XY क्रोमोसोम फाइनली बने, लेकिन ये जो SRY जीन है जिसको सॉरी जीन बोलते हैं, ये मिसिंग हो जाए या इसमें कुछ मिसफंक्शनिंग हो जाए। मतलब पेट में कहीं ना कहीं माँ के लड़का ही फाइनली गुणसूत्र के हिसाब से बना है, लेकिन आम भाषा में बोलें कि शरीर को ये सिंबल नहीं गया है कि ये लड़का है, इसका सेक्स ऑर्गन लड़का वृषण बनेंगे, इसमें टेस्टिस बनेंगे। तो वो लड़का अंदर से तो उसके हार्मोन, देखो मेरी बात समझना, हम लोग देखने से या किसी भी व्यक्ति को देखने से कि वो मेल है फीमेल उसके बाह्य जननांग से नहीं तय किया जा सकता। हम लोगों का पूरा नेचर हार्मोन्स पे बेस्ड होता है। और हमेशा याद रखिए कि ये वहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि XY मतलब पेट में लड़का था, लेकिन ये जो सॉरी जीन है इसमें कुछ ना कुछ मिसफंक्शनिंग हो गई, जिसकी वजह से उसके जो सेक्स ऑर्गन थे वो ये मेल सेक्स ऑर्गन ना बनकर क्या बन गई, ओवरीज बन गई। और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है, जब छोटा बच्चा है उसमें कैसे पता कर पाओगे, डॉक्टर यही कहेगा लड़की हुई है, और आप लोग भाई छोटे घर में बच्चा आया उसको फ्रॉक पहनाई जाएगी, आगे मतलब उसे लड़कियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। आगे चलकर पता चलेगा उसको खुद ऐसा फील होगा क्या कि आई एम नॉट नॉर्मल लाइक द अदर गर्ल्स, एक्चुअली देयर इज समवेयर बॉय इन मी, ऑलराइट, एंड द सेम हियर, कि गलती से अगर मिसफंक्शनिंग के चलते कि XX जो लड़की पेट में माँ के गर्भ में क्या कौन सा फाइनली क्रोमोसोम टकराया कि लड़की थी, लेकिन इस पे बाय मिस्टेक या कह लीजिए बाय मिसफंक्शनिंग SRY जीन बन गया, तो इसके सेक्स ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, इस लड़की के हार्मोन्स तो सेम लड़कियों वाले ही रहेंगे, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स क्या बन गए, इसके सेक्स ऑर्गन SRY जीन की वजह से क्या बन गए, टेस्टिस बन गए। इस बच्चे को हमेशा घर वाले क्या समझेंगे, उसके आम समाज में क्या समझा जाएगा, जब ये बच्चा जब बोल नहीं पा रहा है, इसका कोई बिहेवियर नहीं है, उस टाइम चाल चलन क्या पता चलता है छोटे बच्चे का, तो उसको क्या माना जाता है कि यह एक क्या है, यह एक लड़का है। लेकिन ये आगे तो फिर फाइनली कहानी यहाँ पर काहे किसकी है, SRY जीन की है। SRY जीन ही लड़के के एक्सटर्नल जेनेटिक ऑर्गन्स बनाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन केवल यहीं पर ऐसा नहीं होता, केवल यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। एक कारण तो कहीं ना कहीं SRY जीन की मिसफंक्शनिंग हो गई,
ठीक है, मिस फंक्शनिंग हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम तब भी आती है कि सपोज कोई लड़की है, इसमें XX क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम के साथ एक साथ में Y क्रोमोसोम अटैच हो जाए, ये बॉय को रिप्रेजेंट करता है, तो अब भी ये गड़बड़ हो सकती है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं पैदा तो वो लड़की के तौर पर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बॉयज के लक्षण आ जाएंगे। और ऐसा बॉय के साथ भी होता है कि कहीं ना कहीं वो XY क्रोमोसोम थे और उसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये पुरुष के रूप में एक लड़की होगी। और वैसी ही इसकी चॉइस, वैसा ही इसके विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि ये सारी चीजें क्रोमोसोम्स, मतलब जब बच्चा पेट में पनप ही रही होती है नई आत्मा, तो उस दौरान ऐसा होता है। फिलहाल क्या था LGBTQ, मैंने ये आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो आपको क्या आज समझ में आया कि सॉरी जीन ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीजों के लिए। कभी कभी नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये भी होता है कि एक Y आ जाए, कभी डबल Y भी आ जाता है। और ये भी होता है कि ना केवल सिंगल X, डबल X भी आ जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। क्रोमोसोम जो कि आप जानते हो कि कुछ इस तरीके की संरचना है। सपोज ये XX है, इसमें नीचे का टुकड़ा गलती से थोड़ा सा Y का अटैच हो गया, तो भी ये गड़बड़ होती है। कहने का मतलब पूरी कहानी किसकी वजह से गड़बड़ा जाती है? ये क्रोमोसोम्स की वजह से गड़बड़ा जाती, गुणसूत्रों की वजह से गड़बड़ा जाती। ठीक है, तो फिलहाल बनाई हुई ये सारी की सारी संरचना किसकी है? ईश्वर की संरचना है। वापस आते हैं मुद्दे पे, थोड़ा सा इधर देखो आप। जिस प्राइड मंथ की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइड मंथ की शुरुआत हुई, ये समुदाय जिसको बोलते हैं LGBTQ, इसको वर्ल्ड लेवल पे भी अगर हम बात करें तो शुरू से ही इसको लीगल नहीं माना जाता था। और यही कारण था कि 1870 से पहले, 1870 से पहले जो समय था, उस टाइम अमेरिका में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अवैध रूप से क्या मानी जाती थी, मतलब अवैध मानी जाती थी, गलत मानी जाती थी। इसी के चलते वहां पर ये बात है कब की? 1869 की। 1869, 1869 की बात है कि वहां पर ये कहां, ये आपके अमेरिका की बात है। अमेरिका में मरकैप्टन नामक शहर, जहां पर कहीं ना कहीं एक बार चलता था स्टोनवेल के नाम से, स्टोनवेल बार, जो कि अवैध रूप से चलता था, अवैध रूप से चलता था। यहाँ पर सारे लेस्बियंस, गेज कलेक्ट हुआ करते थे। और उन दिनों वहां पर वो समय चल रहा था कि जब धड़ाधड़ रेड पड़ा करती थी, क्योंकि ये चीज तो इलीगल मानी जाती थी। लीगल क्या माना जाता था? लीगल ये माना जाता था, धारा 370 के अंतर्गत लीगल ये माना जाता था कि वही संबंध सही हैं जो कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक का मतलब क्या? नेचुरल रिलेशनशिप का मतलब क्या? जो कि जेनेटिक ऑर्गन्स के थ्रू बनाए जाएं, जिसको हमने हेट्रो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपको बताया। तो याद रखिए, उस टाइम स्टोनवेल बार में कहीं ना कहीं सुबह की, ये कब की बात है? याद रखिए, ये 28 जून की बात है। 28 जून सन 1869 की बात है। तो उस टाइम की बात है कि जब सबसे पहले वहां पर क्या पड़ा? छापा पड़ा। और छापा पड़ने के दौरान मतलब रेड पड़ने के दौरान वहां पर बहुत सारे लोगों को, गेज और जो वहां पे लोग थे, लेस्बियंस वगैरह थे, LGBT समुदाय के जो लोग थे, उनको वहां पर बुरी तरीके से तिरस्कार करते हुए, अपमानित करते हुए और वहां से खदेड़ दिया गया। वहां पर ये लोग बहुत रोष में आ गए और फिर इन लोगों ने लंबा प्रोटेस्ट किया। शुरुआत यहीं से हुई थी। ये प्रोटेस्ट काफी दिनों तक चला, जिसको फिर धीरे धीरे सरकार भी इनके सामने झुक गई और यहां से दिन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, वैसे तो जून का पूरा महीना प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 28 जून ये ग्लोबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। 28 जून हर साल ग्लोबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। काफी दिनों तक ये लंबा प्रोटेस्ट चला। ये वहीं की तस्वीरें हैं इस तरीके से, और लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त किया, लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त किया। अब अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा देखिए, क्या कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान, हमारे देश की अब मैं बात कर रही हूं, हाँ, अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक,
अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा। अब इनकी परिभाषा ये अपने देश में बता रही हूं कि अप्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें जेनेटिक ऑर्गन्स का यूज ना किया जाए। तो याद रखिएगा, खिलाफ जाकर संबंध बनाएगा उसे आजीवन कारावास होगा। ये कब की बात है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो ये तब की, मतलब आम भाषा में बोले बाबा आदम के जमाने की बातें थी। ठीक है, जिस पर पहली बार कब आवाज उठी, पहली कोशिश को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। इसे लेकर विरोध तो होता रहा, लेकिन कानूनन इसे रास्ते पर हटाने के लिए पहली कोशिश साल 2001 में की गई। नास फाउंडेशन और एड्स के लिए भेदभाव के विरोध में काम करने वाली एक संस्था थी, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में इस कॉलोनियल एक्ट को चुनौती दी। पहली बार कब, 2001 में नास फाउंडेशन और एड्स के जो मरीज हैं उनको लेकर जो भेदभाव होता है समाज में, वो संस्था थी, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में 2001 में पहली बार इस भेदभाव को लेकर पहली बार आवाज, इसके धारा 377 के विरोध में आवाज उठाई थी। जब कोर्ट ने माना संविधान का उल्लंघन है, तो धारा 377 पहली सफलता हाथ तब आई जब साल 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही जेंडर के दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में एक केस ऐसा आया जिसमें दो बालिकों, जो कि कैसे थे, दो सेम जेंडर के बालिक थे, ठीक है, उनकी सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। ये 2009 की बात है। और कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। आपको बता दें कि आर्टिकल 14 व्यक्ति को कानून के आगे समानता का अधिकार, ये आपको पॉलिटी में पढ़ाते होंगे सर ठीक है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, और आर्टिकल 21 निजी आजादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। तो 2009 में एक केस ऐसा आया दो बालिकों के बीच, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि जिसको बोलते हैं कि जो धारा 377 है वो वाकई में संशोधन के लायक है। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। आगे देखते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। क्या झटका देती है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से कुछ साल के लिए आजादी का एहसास हुआ, लेकिन साल 2013 में कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। मतलब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये वर्डिक्ट दे दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक अबाउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऐसा कोई संशोधन आना है तो इसकी आवाज पहले संसद में उठनी चाहिए, और इस पे जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी इसमें विधेयक वगैरह पारित होने हैं, पहले वहां से रजामंदी, वहां से नियम बन के आएगा तो इसमें उल्लंघन होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रजामंदी इस पे प्रस्तुत नहीं की। निजता के अधिकार का अहम हिस्सा कब हुआ ये देखिए जरा। कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए गए एक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ही होता है। कब? 2017 में एक केस ऐसा आया कि जब निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया और साथ ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन को निजता का अहम हिस्सा माना गया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में धारा 377 के खिलाफ, मतलब 2001 में शुरुआत हुई नास फाउंडेशन और एड्स के जो मरीज हैं उनके सम्मान में जो संस्था कार्य करती थी, 2001 में जो शुरुआत हुई, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समर्थन किया गया। फाइनली 2017 में एक केस ऐसा आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में 377 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनना शुरू किया और एक ऐसे फैसले की ओर कदम बढ़ाए जो इतिहास बदलने वाला था। आई एम नॉट अ पॉलिटी टीचर, बट यस दिस इज द बेसिक नॉलेज जो कि मुझे लगता था कि सबको पता होनी चाहिए। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं 2001 में, आप समझिए कब का बना हुआ रूल और उसको हम कब तक झेलते चले आए, ऑलराइट। जबकि अमेरिका में वो कब का, अमेरिका की शुरुआत थी, जो प्राइड मंथ मनाते हैं वो अमेरिका में 1869 की शुरुआत थी, ठीक है, जिसको लोग
आज तक मनाते हैं। फिर इंडिया में कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनका इनमें विशेष रूप से योगदान रहा? लॉयर्स कलेक्टिव के नाम से एक संस्था थी और दूसरी संस्था जो कि मैंने आपको बताया नास फाउंडेशन। दिस इज द लोगो एंड ऑल, दिस इज द, ठीक है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या वर्डिक्ट दिए गए? किन्नरों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया जाए, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विवाह, संतान और गोद लेने, तलाक, उत्तराधिकारी और विरासत संबंधी जैसी कानूनी अधिकार भी मिलने चाहिए। ये तो सारी काउंटिंग वाली बातें थी, लेकिन मेरी बात समझिएगा, कोर्ट ने कितना भी स्वीकार कर लिया हो, क्या हमने और आपने या हमारे आसपास जो समाज है, क्या उसने उन्हें उतने ही कंफर्टेबल तरीके से स्वीकारा है जितना हमारे साथ एक नॉर्मल पर्सन समाज में मिलता है? या हम लोग जैसा कि देखते हैं कि समाज उस पर्सन को कैसे ट्रीट करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कागजों पे किसी इंसान को अपना लेना एक अलग चीज है और वास्तविकता में अपनाना बहुत बड़ी अलग बात है, ठीक है। देश में अगर हम आज बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर्स में बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां आई हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिनमें से मैं बात करूंगी सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण पंडित जी की। लक्ष्मी नारायण पंडित जी, जिनकी अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारे जो कुंभ होता है वहां पर जो जूना अखाड़ा के अंतर्गत जो किन्नर अखाड़ा आता है, उसकी शुरुआत के लिए इनका नाम अगर हम बात करें तो शुरुआत इन्हीं से है। महामंडलेश्वर हैं ये, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने देश के लिए, ना केवल देश के स्तर पर, भारत के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रांसजेंडर को लेकर जहां जहां उनके साथ खड़े होना, उनके सम्मान के अधिकार की बात आई, वहां वहां लक्ष्मी नारायण पंडित का नाम अछूता नहीं है। और यहां पर है देश की पहली महिला जज जो कि एक ट्रांसजेंडर है। जी हाँ, याद रखिए कि ज्योतिबा मोंडले इनका नाम है और कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मानित पद पर हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अब तो ऐसे नाम हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये था, बनाने वाला, अभी आज साइंस की क्लास थोड़ी सी जो छोटी सी मैंने बीच में ले लिया, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि गलती किसी एक की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है। गलती ईश्वर से ही हो गई जब आत्मा पेट में थी और नए बच्चे की शुरुआत हो रही थी, लेकिन उसका दोष है ये हम उसे रियलाइज कराते हैं समाज में। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप बदलें, हम बदलें तो देश बदलेगा, अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये ऐसा वर्ग है जिसको बराबर से सम्मान के हक से जीने का अधिकार है, ठीक है। तो यही मैं इस सेशन को रखती हूँ। कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं इस चीज पर, आप जरूर रखिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। अंत में कुछ पंक्तियां हैं, आपको सुनाना चाहूंगी। माटी माटी में, माटी माटी तू, माटी काया तन, माटी है हर सू, माटी में तू मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुदरत एक ऐसा कुम्हार न जाने कैसा घड़ा बनाएगा। फिलहाल ये पंक्तियां कुछ ऐसी जो कि मेरे हृदय को टच करती हैं, मैंने आपसे शेयर की। फिलहाल सेशन अगर अच्छा लगा, बात अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।